हो गया हमेशा। जब वो एटम छोड़ देगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन इनफाइनाइट तो उसकी लास्ट सेल पे एनर्जी जीरो होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो उसकी एनर्जी निगेटिव होती है। अब कोई एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ चुका है तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फिर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाएगा उसको, फिर उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे आप। तो यही बात लिखी है यहाँ पर। So beyond this continuum, the electron can have any energy. It is no longer under the influence of the nucleus and there is therefore outside the atom. Exactly. अब यहाँ पे models of the atom and electron arrangements, अब यहाँ पे अलग अलग मॉडल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग बोर मॉडल से करिए, इससे पहले भी कई मॉडल्स आए हैं। सबसे पहले जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसके बाद जे थॉमसन का मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं कई बार। रदरफोर्ड का मॉडल आया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की, एक्चुअली में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, उसके साइज में बताए, क्लोजर अप्रोच का फार्मूलेशन दिया, बहुत चीजें हैं। लेकिन हमारी एक्चुअल में शुरुआत होती है बोहर्स के ही मॉडल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स। द बोहर थ्योरी ऑफ द एटम इज अ बेसिस फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स। एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही तभी आया जब बोहर ने अपना मॉडल दिया। हमने के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया। आज के टाइम में भले वो फॉलो ना होता हो, आज तो हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होल्स रूल की मदद से हम नया कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका वो दिया, वो बोरबरी ने ही दिया। तो एड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल और ऑर्बिट फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा बच्चों में आप लोग को कि ये टर्म्स है, कुछ इनमें कंफ्यूजन नहीं होती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तरीके से, मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको टर्म्स मिलेंगे सेल, ऑर्बिट, और इनका कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। सेल भी जो होता है, सेल और ऑर्बिट में कोई डिफरेंस नहीं होता। और एनर्जी लेवल भी इसको कई बार कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सब सेल, ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल, ये अलग चीजें है बच्चों। लेकिन सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं कई बार आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। और बोहर के टाइम में ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, बोहर ने एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज एन जरूर ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्वांटम नंबर्स की शुरुआत बाद में हुई जब श्रोडिंगर इक्वेशन थी, उससे सॉल्यूशन है क्वांटम नंबर्स, सॉल्यूशन जो वेरिएबल्स है। पर उससे पहले ही एक्चुअल में बोरबरी ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शुरुआत कर दी थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज एन कहते हैं, जो सेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसको बोरबरी ने दे दिया था। पर उन्हें एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये टर्म नहीं यूज करा। उन्होंने इसको जब n बराबर 1 सेल कहा कि दिस इज सेल नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बढ़िया लिखा हुआ है, कौन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल और ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अगर हाइड्रोजन का देखें तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वो फास्फोरस का देखेंगे एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2 8 8 5 भर सकते हैं। कैल्शियम का देखेंगे 20 होता है, 2 8 8 2 भर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें, क्लास 9th 10th लेवल चीजें लिखी है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स आर वेरी यूजफुल टूल फॉर एक्सप्लेनिंग द एंड electron arrangements are a very useful tool for explaining and predicting the chemical properties of an element. Exactly. In the Bohr model of the atom, the energy levels are often drawn as concentric circles के form में, as shown in figure 7 for phosphorus. हाँ, उस प्रकार से हमने लिखना ही बोहर से सीखा था। और बोहर ने कई पोस्टुलेट है बोहर के, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, है ना, कई उन्होंने दिया है। mvr बराबर h/2 यानी कि जो हमारा ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। कई सारे यहाँ पे पोस्टुलेट्स है। क्यों बच्चों? तो ये सब हमने देखा। फिर in the Bohr model of the atom, the energy levels are often drawn as concentric circles as shown in figure 7 for phosphorus. अब आते हैं limitations of the Bohr theory। इसकी limitations जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में आता भी है। जी मैंने स्टार की किया, इस एक्चुअली में इसी की लिमिटेशन है। दिस मॉडल हैज नाउ बीन This model has now been superseded and is associated with a number of misconceptions. It assumes that the positions of the electron orbits are fixed. This is incorrect. In fact, orbits do not actually exist. हम आज जानते हैं कि रियल में ऑर्बिट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब गलत है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, हम केवल एक रीजन बता पा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जाता है। हमने एक नया कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल का इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑर्बिटल क्या होता है? अभी यहाँ पे ऑर्बिट की बात नहीं होगी, ऑर्बिटल की बात नहीं होगी। यहाँ हम जब पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तब उसमें ऑर्बिटल का डिस्कशन है। पर अभी के लिए आप मान लीजिए कि जो बोहर ने ऑर्बिट के बारे में बात करी कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी में न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, ये बात ही गलत प्रूव हुई। It assumes that the positions of the electron orbits are fixed. This is incorrect. In fact, orbits do not actually exist. We shall shortly introduce the idea of an orbital. और हमें फिर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, जो कि होता क्या है? ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द रीजन और स्पेस around a nucleus where the probability of finding an electron is maximum. अभी हम देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को भी देखेंगे, और वेव फंक्शन क्या होता है, साई क्या होता है, साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, साई के केवल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ्स देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं अभी आपको। कोई डाउट है आप लोगों को बच्चों?
ठीक है। तो इट एज्यूम्स दैट एनर्जी लेवल्स आर सर्कुलर और स्फेरिकल इन नेचर, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। हमारे बोर ने क्या एज्यूम किया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट सर्कुलर पाथ में, ये स्फेरिकल शेप में चक्कर लगाते हैं, ये भी बात गलत प्रूव हुई। एक्चुअली बोर का मॉडल ही पूरा गलत है, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए काम करता है वो भी गलत काम करता है, समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे ये बात बड़ी अच्छी है। इट सजेस्ट एन इनकरेक्ट स्केल फॉर द एटम, रिमेंबर फ्रॉम सब टॉपिक 2.1 दैट द एटम इज मेड अप ऑफ मेनली एम्प्टी स्पेस। तो ये काफी बातें इन्होंने गलत बताई। देयर वेर सम फंडामेंटल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू द बोर मॉडल, अब कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी थी उसके मॉडल में। बोर लिमिटेड इज कैलकुलेशंस टू जस्ट वन एलिमेंट नेमली हाइड्रोजन, उसकी पूरी कैलकुलेशन, उसका पूरा मॉडल एक ही एलिमेंट पे काम कर रहा था, वो हाइड्रोजन है। या हाइड्रोजन पे काम करता है, या जो बोर का मॉडल है वो जिसके लिए वैलिड है उसको कहते हैं बोहर्स मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए, यानी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीसीज के लिए ही काम करता है। तो बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। ये केवल हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के लिए ही काम करता है। इसका तो दिक्कत वही है, द मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अदर एलिमेंट्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास तो 118 एलिमेंट है, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। 118 जितना पीरियोडिक, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, उनके लिए क्या, उनके बारे में बोर कुछ नहीं बता पाया। बोर सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ये भी बात गलत प्रूव हुई। उसने सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया जो कि न्यूक्लियस चारों ओर घूमता है, ये भी बात गलत प्रूव हुई। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी खामियां बोर के मॉडल में रह गई। उसकी वजह से हमें क्या लाना पड़ा, हमें लाना पड़ा द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Nevertheless, Bohr made a significant contribution to our understanding of electronic structure, and in particular, some of the merits of his theory are on the following. उसने कुछ अच्छे काम भी किए, उसने कुछ सही कॉन्सेप्ट भी दिए। जैसे इट वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन, उसने क्वांटाइजेशन का आइडिया लाके सही किया, क्योंकि क्वांटाइजेशन वैलिड होता है। द फैक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन डिफाइनेट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, उसने ये भी बात ठीक कही है। इट इनकॉर्पोरेटेड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। वो कई हद तक, मतलब कहीं काफी हद तक वो एक्सप्लेन कर पाया इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को, यानी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना या लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना, उसने एक्साइटेशन को भी काफी हद तक एक्सप्लेन किया। और एनर्जी की अब्जॉर्ब होती है उसको भी एक्सप्लेन किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, और इमिशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया। एक्चुअली में जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्ड आया है, ये बोर का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। उससे पहले भी साइंटिस्ट ने काफी काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा। तो अब हमको एक किस मॉडल की जरूरत पड़ी, हमारे पास अब एकदम एडवांस मॉडल आता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। और ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बोयर का मॉडल वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता था, और यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। यहाँ पे इनके डीमेरिट्स में दो चीजें मॉडल लिखवा देता हूँ जो कि इसमें मिसिंग है। उसके दो मेरिट थे कि वो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ना स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्लेन कर पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन किस प्रकार से स्प्लिट कर जाती है, ना तो इसको एक्सप्लेन कर पाया हमारा बोहर।